नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि और पेंशन धारकों की क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से इनका निदान किया जा सकता है। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर JR चौधरी जी, जो कि AG ऑफिस हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। और उन्हीं के बगल में है विजय कुमार जी, ये भी हैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर AG ऑफिस हिमाचल प्रदेश। सर, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं, आपकी कोई सुझाव है या आपकी कोई शिकायत है, तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन से हमें कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ शिमला का जो STD कोड है 0177 वो लगाना ना भूलिएगा। आपकी कॉल्स के हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सर, आज हम बातचीत करने वाले हैं GPF यानी कि सामान्य भविष्य निधि और पेंशन धारकों की क्या क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से उनका निदान किया जा सकता है। एंड वी फील सो लकी कि AG ऑफिस से आज आप दोनों हमारे बीच आए, दोनों सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं। तो सर JR चौधरी जी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब पेंशन की हम बात करते हैं, कहा यह जाता है कि जब एक व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, बहुत साल सर्विस देता है वो स्टेट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं वो पेंशन का हकदार हो जाता है। तो पेंशन देने का कारण क्या था, क्या पर्पज़ था, क्या ऑब्जेक्टिव था? हाँ हर्ष जी, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस समय में जहाँ तक आपने कहा कि पेंशन देने का जो सरकार का एक दायित्व भी बनता है, और सरकार का दायित्व के साथ साथ जो है, जो कर्मचारी से हम 30 से 35 या 40 साल की सेवा काल लेते हैं, उसके एवज़ में जब पेंशन का हम लाभ देते हैं तो ये लाइफ की एक सिक्योरिटी होती है। भविष्य में जो हम अपना धन एकत्रित करते हैं, उससे हम भविष्य की ज़रूरतें पूरा करते हैं। और ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ओल्ड एज में हमें एक डिग्निटी ऑफ लाइफ के बेस पे भी हम देखें तो पेंशन का होना जो है एक बहुत ही ये है। उसी एवज़ में जो है नियमों में एक निर्धारण किया गया और उसी के मुताबिक जो है पेंशन जो है तय की जाती है। जी सर, आपने पेंशन के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं एक लाइफ को डिग्निटी देने के लिए, लाइफ को एक सहारा देने के लिए जब एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है तो पेंशन उसको दी जाती है। आज हम GPF के बारे में भी बात करें, सामान्य भविष्य निधि के बारे में। तो विजय कुमार जी, GPF की जब हम बात करते हैं, सामान्य भविष्य निधि की हम बात करते हैं, ये है क्या, क्या इसका पर्पस है? हर्ष जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनका भविष्य को सेव करने के लिए जी ये 1960 में रूल आए थे जिसमें सामान्य भविष्य निधि कहते हैं। तो इसमें आप मतलब अपना पे से एक निश्चित राशि कटवा सकते हैं और वो आपको वो राशि समय समय पर आपको अगर कोई ज़रूरत है तो आप निकाल भी सकते हैं उसको। तो ये एक कर्मचारी और अधिकारियों के भविष्य को सेव करने के लिए ये एक पॉलिसी भारत सरकार द्वारा लाई गई थी तथा बाद में इसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया। जी, कहीं ना कहीं अगर मैं समझ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये आपका एक, जिसको जब हम बैंक में जाते हैं, हम बैंक में खाता खोलते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार आपको एक ऑप्शन देती है कि आप एक अपना खाता खोलिए और अपने जो सैलरी है उससे कुछ डिडक्शंस उसमें डाल के कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को इससे सिक्योर कर सकते हैं। विजय कुमार जी, हम पेंशन के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम पेंशन की बात करते हैं, पेंशन को निर्धारित कैसे किया जाता है, क्या मापदंड होते हैं? पेंशन जो भी सरकारी कर्मचारी मतलब रेगुलर बेस पे अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है, सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है और उसकी 10 साल की अगर सर्विस हो जाती है तो उसे पेंशन का वो हकदार हो जाता है। जी। और चौधरी साहब, पेंशन के बारे में अभी आपने पहले भी जिक्र किया और सर ने भी बताया कि कहीं ना कहीं 10 साल की आपकी सर्विस होनी मैंडेटरी होती है। तो जो पेंशन की जब हम बात करते हैं तो स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे क्या डिफरेंट रूल्स होते हैं? क्या हर स्टेट के अलग रूल्स होते हैं पेंशन के रिगार्डिंग? हाँ, जैसा कि विजय जी ने भी बताया कि जो सेंट्रल रूल्स होते हैं उसको सरकारें जो है अपने मुताबिक उसको अडॉप्ट करती है समय समय के ऊपर। और कुछ सरकारों को एक प्रेरोगेटिव होता है, वो अमेंडमेंट अपने हिसाब से कर सकती है। ज़्यादातर तो जो सेंटर के रूल है उन्हीं को सरकार अडॉप्ट करती है। लेकिन उससे हटके भी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि जब पेंशन के नियम बनाए गए तो 10 साल का, जैसा कि विजय जी ने बताया कि एक न्यूनतम सेवा काल रेगुलर रूप में जो कर्मचारी करता है उसको उसकी एवज में जो है 50% ऑफ द लास्ट पेड रन पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन ये 2 कंडीशनों में ही लागू होता है। जो लोग सुपरनेट करेंगे, जो निर्धारित आयु है नियमों के मुताबिक, उसको जो कंप्लीट करेंगे, या जो इनवैलिडेट हो जाएंगे
मेडिकली ग्राउंड के ऊपर जो अनफिट हो जाएंगे या फर्दर इनकैपेसिटेट हो जाएंगे सर्विस के लिए, और मेडिकल बोर्ड जिनको डिक्लेयर कर देता है उनको भी ये 10 साल की सेवा काल पूर्ण होने के ऊपर हो जो लास्ट पे ड्रान है उसका 50% की दर से पेंशन का निर्धारण किया जाता है। जी सर, हम पेंशन के साथ जीपीएफ के बारे में भी बात करें तो चौधरी साहब मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम जीपीएफ की बात करते हैं, सर ने कहा कि जीपीएफ का खाता कहीं ना कहीं, जैसे नाम ही है सामान्य भविष्य निधि, तो आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं वो खाता बनाया जाता है। तो ये जो जीपीएफ का खाता है ये कब हम खोल सकते हैं और कितने समय के अंदर ये खोला जाता है? जब इसमें नियम बनाए गए तो नियमों में पहले ये प्रावधान किया गया कि जब एक कर्मचारी रेगुलर रूप में 1 साल का सेवा काल पूर्ण करेगा उसके पश्चात वो जीपीएफ खाता खुलवाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन उसके अंदर रूल 4 में नोट 3 में एक क्लॉज जोड़ दी गई, यदि उसका डीडीओ ये सर्टिफाई करता है कि जो सर्विस में रेगुलर आया है उसकी सर्विस जो है लाइकली टू बी कंटिन्यू फॉर मोर देन 1 ईयर है, तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर भी ही कैन मतलब अप्लाई फॉर अलॉटमेंट ऑफ जीपीएफ अकाउंट नंबर। जी विजय कुमार जी, जीपीएफ के बारे में सर ने बताया कि कितने समय के अंदर जीपीएफ का खाता आपका खुल सकता है जब आप जॉब में आते हैं। तो जो जीपीएफ का खाता है ये, इसमें रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो उसमें भी काफ़ी प्रकार के खाते होते हैं। कुछ खाते ऐसे होते हैं जहाँ पे आप करंट अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें डिफरेंट रहता है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है और किस प्रकार से आपकी सैलरी से जो पैसा है वो कट के इसमें जाता है? हर्ष जी, ऐसा है कि जो भी एम्प्लॉइज़ की बेसिक पे है उसका 6% मिनिमम वो अपना जीपीएफ कटवाना ही पड़ेगा उसको, और मैक्सिमम उसका जो उसकी बेसिक पे है प्लस डीए, हिमाचल प्रदेश में प्लस डीए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ बेसिक पे है, तो वो कटवा सकता है जी। और जहाँ तक आपने इंटरेस्ट की बात की, वो समय समय पर जो भारत सरकार निर्धारण करती है उसी का अडॉप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार करती है, तो वो समय समय पर अलग अलग होता है। जी सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपने बताया, सब्सक्रिप्शन के बारे में आपने बताया। हाल फिलहाल में हम ये देख रहे हैं कि जब हिमाचल सरकार की जब हम बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, तो न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में लोग चेंज कर रहे हैं। तो चौधरी जी आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो न्यू पेंशन स्कीम वाले लोग हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहे हैं, किस प्रकार से वो जा सकते हैं, क्या उनको परेशानियाँ आ रही हैं और कैसे उस परेशानियों का जो एक सोल्यूशन है वो आप देंगे? हाँ, हिमाचल सरकार ने 15/5/2003 को एक नियम बनाए जिसमें कहा गया कि जो लोग 15/5/2003 के बाद सेवा में आएंगे वो एनपीएस को गवर्न करेंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम को जी। लेकिन हाल ही में हिमाचल सरकार द्वारा 4 मई 2023 को एक ओपीएस के संबंध में जो एसओपी जारी की गई, और उस एसओपी के मुताबिक जो है हर प्रत्येक कर्मचारी को जो रेगुलर सर्विस में है उसको 2 माह का समय दिया गया विकल्प चुनने का, और विकल्प के मुताबिक वो आइदर एनपीएस में रहना चाहता है या वो ओपीएस में आना चाहता है। तो ओपीएस में जो कर्मचारी आएंगे उसके लिए साथ में गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया एज पर द एसओपी कि जो गवर्नमेंट का शेयर डिडक्शंस हुई है प्लस उसके ऊपर एनओटी अर्न की है, वो दोनों को मिला के कर्मचारी को जो है सरकार के खाते में एक निर्धारित उसके लिए सब हेड खोला गया है जिसमें जमा करवाना होगा। साथ में ये एक अंडरटेकिंग्स देने को कहा गया है कि ये जो उस समय नहीं पैसा दे सकते हैं वो अपने रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स होंगे उससे भी एडजस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से उसका बाद में जब भी वो रिटायर होंगे तो उसको पेंशनरी लाभ दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक 10 साल का सेवा काल का प्रश्न है वो सबके लिए एक जैसा ही है, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि जो सरकार ने एसओपी जारी की है उसमें ये जो पेंशनरी लाभ दिए गए हैं 1/4/23 से एप्लीकेबल होंगे जी। जो रिटायर्ड 2023 से पहले भी हुए हैं, लेकिन वो उनको जो लाभ मिलेगा अगर वो ऑप्ट करते हैं ओपीएस नए इसके मुताबिक जो सरकार की एसओपी है तो उनको जो लाभ मिलेंगे 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। जी चौधरी जी, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि जब हम पेंशन की बात करते हैं तो कुछ समय अगर जब आप नौकरी करते हैं तो उसी के बाद पेंशन आपकी निर्धारित होती है, पर जैसा कि अभी हम पहले देख रहे थे कि जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में आ रहा था वो कहीं ना कहीं न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत वो गवर्न हो रहा था। तो जब एनपीएस के तहत जब उसका जो पैसा कटा है, और या फिर कोई व्यक्ति जो अभी जिसको हाल फिलहाल में 1 साल या 2 साल ही हुए हैं सरकारी नौकरी में, वो कैसे फिर ओपीएस में जाएंगे और जो वो पैसा उनका जो डिडक्ट हुआ है वो किस प्रकार से, क्या वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें फंड में वापस डालेगी या कहीं ना कहीं वो रिलैप्स होगा? नहीं, उसके लिए सरकार ने जो एसओपी उसमें क्लियर कर दिया है कि जब वो सेवानिवृत्त होंगे उस समय जो भी उसके लाभ होंगे वो लाभ उसको डायरेक्ट कर्मचारी को मिलेंगे। लेकिन जो सरकार ने अपना शेयर है, जैसे कि पहले 10% होता था, अब सरकार ने जो है 2019 से 14% सरकार डालती थी, उसको मिला के बीच में विड्रॉल्स का भी प्रावधान था
जो एनपीएस में 3 साल के अंतर्गत के बाद अगर उनका कोई विड्रॉल्स उसने लिया है तो उसकी जो डिटेल्स है वो डीडीओ के साथ पास जो अवेलेबल रहती है, लेकिन वो डाटा जो है ट्रेजरी से वेरीफाई करवा के एनएसडीएल से जो उसका टोटल विद एनओटी अमाउंट होगा वो सरकार को डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब वो पेंशन नई पेंशन स्कीम के जो है लाभदायक होंगे। जी जी विजय कुमार जी, जैसा कि सर ने बताया भी कि जब से ये ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का मर्जर हुआ है तो काफ़ी सारी चेंजेस उसमें आए। तो जब जीपीएफ की जब हम बात करते हैं, सामान्य भविष्य निधि के खाते की हम बात करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका? हर्षी, इससे पहले कि मैं जीपीएफ के प्रभाव के बारे में बताऊं आपको, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। 4 मई 2023 को जो एसओपी हिमाचल सरकार ने जारी की है जी, उसमें उसके तहत जो भी केस एजी ऑफिस को भेजे जा रहे हैं, पेंशन प्रकरण जो रिटायर हो गए हैं लोग या होने वाले हैं उनके पेंशन प्रकरण भेजे जा रहे हैं, तो उस प्रत्येक डीडीओ को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एसओपी के तहत जो भी कंडीशन है उसको फुलफिल करके वो प्रकरण एजी ऑफिस को भेजें। जी, जहाँ तक जीपीएफ की बात आई कि जो एनपीएस से ओपीएस में आ रहे हैं, तो आजकल हमारे पास उनके जो ओपीएस पे लोग जो अप्लाईज आए हैं उनका जीपीएफ नंबर एजी ऑफिस उनको अलॉट कर रहा है जी, उनको अलॉट कर रहा है। और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट हमारे चौधरी साहब की है, जो मतलब बीच में उसमें काफ़ी अच्छे से उसको स्ट्रीमलाइन करके नंबर अलॉट कर रहे हैं। हाँ, विजय जी ने जैसे बताया कि जीपीएफ अलॉटमेंट के लिए जब हमारे पास शुरू में नॉमिनेशन सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इस रूल को अमेंड कर दिया जो 1960 बेस्ड रूल था, तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारे नॉमिनेशंस आने स्टार्ट हो गए। हमने जो है हमारे प्रधान महालेखाकार महोदय के निर्देशन के मुताबिक हमने उसके ऊपर थोड़ा वर्क किया और हमारी एक वेबसाइट है उसके ऊपर हमने एक नया फार्म जो है डिवाइस करके डाला ताकि लोगों को उस फॉर्म्स के मुताबिक जो है आसानी से वो अपने अलॉटमेंट के लिए भर सकें। उसके साथ साथ हमने जो है उसका एक और प्लान किया, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज रहती है, लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर ये प्लान किया कि जो भी अप्लाई करेगा इधर पुराने फॉर्म्स में करेगा नए फॉर्म्स में करेगा, उसको सबसे पहले हम जो है एक मैंडेटरी जो हमारी 8 से 10 फील्ड्स है उसको भरने के बाद नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। और जो एवरी फ्राइडे तक का डाटा होगा वो मंडे को हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। उस पर हमने एक डिस्क्लेमर भी डाला है, अगर किसी की कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किसी की कोई गलती नोटिस होती है, कोई फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ की बात है, या उसका आईपी नंबर्स गलत है, या रेगुलर सर्विस की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स गलत है, तो बहुत सारी बातों के लिए वो ईमेल्स के माध्यम से हमें सूचित करें। और ईमेल्स का हम कॉग्निजेंट ले रहे हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं, और उसकी करेक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट जो डाटा हमारा वेबसाइट पे अपलोड होगा उसमें वो करेक्शंस दिखी जा सकती है। और साथ साथ उसके अंदर हमने एक और अमेंडमेंट्स की कि वो ट्रेजरी वाइज डाटा हमने फिल्टर करके डाला है, जिससे कि हर डीडीओ जो है अपने डाटे को जो है डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में रख सकता है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि बहुत सारे लोगों ने 2 बार नंबर अप्लाई कर दिए, पहले ओल्ड फॉर्म्स में कर दिया फिर नए फॉर्म्स में कर दिया। तो उन परिस्थितियों में हमने उसमें क्लियर कर दिया है कि जो फर्स्ट टाइम नंबर अलॉटेड होगा वही वैलिड होगा, जो सेकंड टाइम नंबर्स होगा वो वैलिड नहीं होगा। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिसर्स को भी डायरेक्शंस दी है कि जब वो इस संबंध में कोई भी जब डिडक्शंस आती है, बिल पास करते हैं, तो वो उसमें ध्यान दें कि हमारी वेबसाइट का जो डाटा है उसको वो वेरीफाई करें और उसी के मुताबिक जो है वो आगे बिल पास करें, ताकि डुप्लीकेसी को अवॉइड किया जा सके और डाटा किसी तरह से भी मिसमैच ना हो। जी सर, जैसा आपने जिक्र भी किया कि ईमेल के माध्यम से भी आपसे संपर्क कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जैसा सर ने जिक्र भी किया कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का जो मर्जर हो रहा है, कहीं ना कहीं आप एक नोडल ऑफिसर उसके हैं, तो सर कैसे आपसे संपर्क किया जाए? और जो समस्याएं जो रह रही हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो समस्याएं ये सिर्फ एक एम्प्लॉय के एंड पे नहीं है, जो डीडीओ हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे इन सब चीज़ों को वो जल्द से जल्द एजी ऑफिस में भेजें। तो कैसी वो समस्या और कैसे आपसे संपर्क करें? हर्ष जी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि हमने एक डिस्क्लेमर्स डाला है वेबसाइट पे। वेबसाइट के ऊपर जो है सबसे पहले तो वेबसाइट को व्यू करने के लिए जो है अगर सिंपल वे में www 3 बार करेंगे डॉट करेंगे और AGHP@CAG उस पर हम जाएंगे gov.in के ऊपर, तो उसके मुताबिक हमारा जो है वो वेबसाइट खुल जाती है। वेबसाइट का जो मेन मेनू है उसमें हमने ऊपर मेन मेनू में लिखा है GPF to OPS। उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो न्यू जीपीएफ अकाउंट नंबर्स का वो लिस्ट दिखा देता है, डेट वाइज दिखा देता है, ट्रेजरी वाइज दिखा देता है। जब आप ट्रेजरी वाइज में उसको क्लिक करेंगे तो आपके जो पर्टिकुलर डीडीओ को जो है वो पर्टेन करता है उसको वो डाउनलोड करते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि समस्याएं हैं तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, बहुत सारी हमें फ़ोन कॉल्स भी आती है, लोगों को हम गाइड्स भी करते हैं। हमारे एक रिड्रेसल सेल भी बना है जिसका जो फ़ोन नंबर्स है 0177
26510 देती है। उसके साथ साथ हमारी ईमेल जो है, ऑफिस की ईमेल है, तो वो भी अगर आप सभी देखने वाले उसको नोट कर लें और उसके ऊपर भी अपनी समस्या बताएं, तो उससे भी उसका जो है हम निराकरण अवश्य करेंगे। जो हमारी वेबसाइट के हमारे जो ईमेल्स है वो है हमारी ageae-himachalpradesh@cag.gov.in। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ageae-himachalpradesh, ये स्मॉल में होगा, @cag.gov.in। इसके ऊपर अपनी मेल के द्वारा वो समस्या को रख सकते हैं। जी, विजय कुमार जी, सर ने बताया कि किस प्रकार से जो भी समस्याएं आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन थ्रू आप अपने जो भी आपकी शिकायत है वो कहीं ना कहीं एजी ऑफिस में आप दे सकते हैं, कहीं ना कहीं उसका रिड्रेसल किया जाएगा, कहीं ना कहीं गाइड किया जाएगा। और डीडीएस को भी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जितने भी डीडीए ऑफिसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं संपर्क करें एजी ऑफिस से। सर, जीपीएफ की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉमिनेशन काफ़ी हद तक रिक्वायर्ड होता है, तो सर जीपीएफ में नॉमिनेशन कैसे हम कर सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति जीपीएफ के खाते में नॉमिनेशन नहीं करता तो फिर क्या समस्याएं के सामना करना पड़ेगा? जीपीएफ नॉमिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कभी भी कोई किसी के आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस जीपीएफ नॉमिनेशन के बेस पे हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो जैसे ही नंबर अलॉट किए जा रहे हैं, जैसे अभी नंबर अलॉट किए जा रहे हैं जीपीएफ के, तो साथ ही उनकी नॉमिनेशन भी आई है जिन्हें हम चेक करते हैं और उसको फिर एक कॉपी अपने पास रखते हैं और एक डीडीओ को भेजते हैं। और नॉमिनेशन कभी भी चेंज की जा सकती है जी। नॉमिनेशन कभी भी अपने जो भी उनका डीडीओ है उनके थ्रू हमारे पास आएगी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। नॉमिनेशन ना होने की स्थिति में क्या होता है, नॉमिनेशन ना होने की स्थिति में जीपीएफ रूल्स 1960 के अंतर्गत जो परिवार की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत जो भी लोग आएंगे उनको सबको वो इक्वल शेयर में क्या उनका जीपीएफ बढ़ जाएगा जी, जीपीएफ बढ़ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि हुआ क्या कि किसी आदमी का भी कुंवारे थे और शादी नहीं की थी, उन्होंने अपनी मदर को नॉमिनेट कर दिया, लेकिन शादी हो गई, उनके परिवार चेंज हो गया, लेकिन मिसिस को उन्होंने अपना नॉमिनेशन में नहीं लिया हुआ है। तो होता क्या, अगर बाई चांस उनके आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसमें वो उनकी पत्नी वो सारे पैसों के लिए हकदार नहीं होगी जीपी के आपके। वो जीपीएफ रूल्स के अंदर जो परिवार की परिभाषा होगी उसमें इक्वल शेयर में वो पैसा बांटा जाएगा। जी सर, जीपीएफ का आपने नॉमिनेशन का भी जिक्र किया, आपने शुरुआत में ये कहा था कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें आप डिडक्शन करवा सकते हैं, आप ड्रॉ करवा सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन भी उसमें आप चेंज कर सकते हैं, तो क्या साल में आपको डिडक्शन भी कर सकते हैं जो आपने पैसा जमा किया जीपीएफ के खाते में? जीपीएफ के खाते में जो पैसा किया है साल में 2 बार उसको आप बढ़ा सकते हैं और 1 बार घटा सकते हैं। तो उसमें और इसमें से जीपीएफ में से मैं इस वक्त एक बहुत ही डीडीओ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डीडीओ ये इंश्योर कर ले, एक रिटेंशन पॉलिसी है जो क्या बोलते हैं जीपीएफ रिटेन करने के लिए है। तो उसमें हो क्या रहा है कि उन्होंने किसी एम्प्लॉइज ने बोला कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, जीपीएफ मेरा रिटेन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जीपीएफ रिटेन नहीं होगा। डीडीओ को ये चाहिए कि भाई वो उसको परमिशन दे कि भाई वो एप्लीकेशन एक दे अपने डीडीओ को कि भाई मेरा जीपीएफ रिटेन किया जाए रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद डिपार्टमेंट उसमें डीडीओ उसमें क्या एक ऑफिस ऑर्डर निकाले कि भी इसको हमने परमिट कर दिया। लेकिन बहुत से केसों में एजी ऑफिस में ये देखा गया कि स्वतः एम्प्लॉइज ने रिटायर हो गया और वो उसने सोचा कि मेरा तो जीपीएफ रिटेन हो गया, लेकिन होता क्या कि वो जीपीएफ रिटेन नहीं हुआ। जब उनका फाइनल पेमेंट केस हमारे पास आता है तो हम उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट देके और उसकी पेमेंट कर देते हैं जो रूल के अंदर है। लेकिन होता उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉइज कोर्ट में जाता है, फिर बड़ी लिटिगेसी होती है। रिटेंशन की जब आप बात करें तो कितनी देर तक आप रिटेन कर सकते हो? अगर आप ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करें तो जो जीपीएफ का खाता है, जो सामान्य भविष्य निधि का खाता है, वो कितने टाइम तक रिटेन कर सकते हैं? वो लाइफ टाइम तक आप रिटेन कर सकते हैं जी, लाइफ टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये सभी अभिदाताओं को ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि भी जब वो जीपीएफ रिटेन कर रहे हैं तो अपनी नॉमिनेशन जरूर चेक कर ले। अगर उन्होंने नॉमिनेशन चेंज करनी है तो वो नॉमिनेशन चेंज करके अपने डीडीओ के थ्रू एजी ऑफिस को जरूर भेजें ताकि भविष्य में कोई भी मतलब लिटिगेसी ना हो। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि कहीं ना कहीं नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड। अगर आप पहले से ही जो पेपर वर्क है उसको प्रॉपर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना भी समय बचाएंगे। और चौधरी साहब, जब हम बात करते हैं पेंशन की, जब हम बात करते हैं खासकर उन एम्प्लॉयज़ की जो सेवानिवृत्त होने वाले, सुपर एनुएशन जिनकी होने वाली है 1-2 महीने में, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और खासकर उनके ऑफिस के जो डीडीओ उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करें, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप पहले ही तैयार करके रखें कि जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको फटाफट से पेंशन लग जाए, आपका जो पेंशन केस है वो डिले ना हो? हाँ हर्ष जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद मामले हमारे पास आते हैं। डेथ तो एक अलग बात है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति की बात है
वो डीडीओज को पहले ही पता होता है कि किस कर्मचारी ने कब रिटायर होना है, तो उसकी वो एक लिस्टिंग कर ले। और नियमों में CCS पेंशन रूल 1972 के नियम 61(4) में ये प्रावधान दिया गया है कि 6 माह पहले जो है वो कर्मचारी से पेपर्स भरवा के, और पेपर्स में जो महत्वपूर्ण है वो रिटायरमेंट्स के केसेस में 3, 5, 7 जो है फॉर्म्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। 3 में फैमिली की डिटेल्स होती है, 5 में वो एक्नॉलेजमेंट होती है, और 7 में डीडीओ जो है ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो वो पेंशन को सैंक्शन करता है। तो उसमें 35 से 40 कॉलम्स होते हैं, वो हर कॉलम्स को निर्धारित कॉलम को कंप्लीट करे, सही इन्फॉर्मेशन उसमें डाले ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस बुक। और सर्विस बुक का जहाँ तक सवाल है उसमें बहुत सारे अंदराज ऐसे होते हैं, समय समय पे प्रमोशंस की बात होती है। कई बार क्या होता है कि कर्मचारी को कोई इंक्रीमेंट नहीं लगी है, कोई पेनल्टीज लगी है, तो सारी प्रॉपर एंट्रीज जो है बैलेंस टाइम उसको पीरियड को रेगुलराइज करवा लें, ताकि सेवानिवृत्ति से पहले जब भी मामला एजी कार्यालय को भेजा जाए तब वो सभी कागजात को अगर पूर्ण रूप से भेजा गया होगा तो मामले को जो निपटान में हमारे कार्यालय को भी किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा और किसी प्रकार की उसमें लिटिगेशन नहीं होगी। जी, और जैसा कि आपने कहा कि अगर समय से पूर्व आप कहीं ना कहीं जो कागज़ होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, उनको आप प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं विलम्ब बिल्कुल भी नहीं होगा। विजय कुमार जी, जब हम पेंशन की बात करते हैं तो जिक्र आता है फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन किस प्रकार से दी जाती है और जो फैमिली पेंशन है ये है क्या? फैमिली पेंशन जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में जिसको पेंशन लगी हुई है उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन लगती है। लेकिन अगर उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है और उसके कोई बच्चे हैं तो 25 साल तक बच्चों को लगती है पेंशन। लेकिन लड़कियों, कुंवारी जो अनमैरिड लड़की है उसको उसके बाद भी पेंशन लग सकती है, अनमैरिड डॉटर को पेंशन लग सकती है, उनकी मदर अगर वो पेंशनर के डिपेंडेंट है तो उसको भी लग सकती है। लेकिन इन सभी जो ये है इसमें सब में इनकम क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि आपके माध्यम से एक मैं आज सभी डीडीओ से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फैमिली पेंशन के जितने भी केस हैं और नियमों के अंतर्गत उसको एक बार स्टडी कर ले और उसके अनुसार ही पेंशन का जो पारिवारिक पेंशन केस है वो एजी ऑफिस को भेजे। जी, मैं यहाँ थोड़ा और इसको ऐड करना चाहता हूँ। फैमिली पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि 15/5/2003 के बाद जो भी कर्मचारी सेवा में आए या रिटायर हुए या उनकी डेथ होगी, उनके लिए सरकार ने पिछले साल 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी की। जो नोटिफिकेशन थी उसका आधार था, भारत सरकार ने 2009 में एक नोटिफिकेशन की थी जिसमें कहा था कि जिनकी मृत्यु सेवा काल के दौरान हो जाते हैं, भले ही वो एनपीएस को गवर्न करते हैं या डिसेबल हो जाते हैं, उनके लिए पारिवारिक पेंशन का उसमें या डिसेबल पेंशन का प्रावधान कर दिया गया था। तो एनपीएस से जब ओपीएस स्कीम आई वो तो अभी 2023 में आई है, लेकिन भारत सरकार की जो नोटिफिकेशन थी उसको आधार मानते हुए हिमाचल सरकार ने फरवरी 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी की कि जिनकी भी मृत्यु हुई है सेवा काल के दौरान या डिसेबल हुए हैं उनको जो है उसी डेट से जो है पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा, सब्जेक्ट टू कि जो उनको पैसा डेथ के समय मिला है एनएसडीएल की तरफ से, जो एनएसडीएल उसको मेंटेन करता था, एनपीएस के जो भी हमारा अकोमुलेटेड मनी होता था तो उसमें से जो गवर्नमेंट का शेयर प्लस उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट अर्न करता था, वो दोनों उसको वापस करना पड़ता था। उसके लिए सरकार ने एक और विशेष उनमें छूट दे दी गई कि जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके लिए क्या है कि केस जो है ट्रेजरी के माध्यम से डायरेक्टर टीएनडे को जाएगा, टीएनडे जो है एजी कार्यालय को भेजेगा और एजी कार्यालय को केस भेजते समय वो उसका विशेष नोट देगा कि इनकी कितनी रिकवरी बनती है, ताकि एजी कार्यालय या पीपीओ में उसका नोट दें और मंथली वो डिडक्शन जो है पेंशन से की जा सके और उस परिवार को जो है आर्थिक रूप में जो जिनकी डेथ हुई है तो उसको बेनिफिशियरी को उसका समय पे लाभ मिल सके। जी, और कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर आप समय से कोई भी कार्रवाई करेंगे तो आपको समय से उसका जो फल है वो प्राप्त होता है। जे.आर. चौधरी जी, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, और विजय कुमार जी, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, एजी ऑफिस से आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।